फरीदाबाद में क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़े मुद्दा ये भी है कि रोजगार नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो शहर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या रंग दिखाई दे रहा है? ये सरकार योजनाएं तो बहुत लेकर के आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। धरातल पर हमें वो काम दिखाई नहीं देता। तो ये तो पब्लिक है ना, ये पब्लिक अच्छे के पिलर को हिला देती है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। लोकसभा चुनाव, हम कहते हैं कि 2024 के इस रण पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आज हम उस सीट पर मौजूद हैं जो 2019 में जीत का रिकॉर्ड हासिल कर चुकी है। जी हां, हम फरीदाबाद में हैं और यहां से 2019 में कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, उनकी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत हुई थी। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है, ताकत झोंकी जा चुकी है दोनों पार्टियों की ओर से। और भी तमाम कैंडिडेट यहां मैदान में हैं। क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि ये बाबा फरीद की नगरी है। फरीदाबाद को मेहंदी के रंग से भी जाना जाता है। इस बार चुनावी रंग में रंगा हुआ है और यह चुनावी रंग किस पे चढ़ता है, ये जानने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। और जब चुनाव की बात हो और चाय का प्याला साथ हो और कुछ पत्रकारों का साथ हो, तो विश्लेषण बेहद सटीक होता है। विचार निकलते हैं, मुद्दे निकलते हैं, और मुद्दों पर जब बात होती है तो नेताओं की समीक्षा भी की जाती है, उनके काम का आकलन किया जाता है। फरीदाबाद के बेहद वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन धमीजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और संजय कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ पत्रकार अलग अलग अखबारों से जुड़े रहे हैं। इनकी टिप्पणियां, इनके लेख और इनके विचार आप लगातार पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। अलग अलग टीवी चैनल्स पे संजय कपूर जी, नवीन धमीजा जी और विजेंद्र शर्मा जी को आपने पढ़ा है, देखा है और सुना है। आज हम भी कुछ पढ़ने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं और कुछ समझने आए हैं। फरीदाबाद में क्या मुद्दे हैं, क्या वादे हैं, नेताओं की ओर से जो जनता को बताया गया था 2019 के चुनाव में, क्या वो पूरे हुए हैं? इन तमाम समीकरणों पे बात करेंगे। इस बार फरीदाबाद में रंग चुनाव का किस पे चढ़ने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। नवीन जी, क्या रंग दिखाई दे रहा है? फरीदाबाद तो मशहूर है अपने मेहंदी के रंगों के लिए, तो क्या इस बार चुनाव का रंग जनता पे चढ़ चुका है? देखिए डबास जी, ये बात सही है कि फरीदाबाद मेहंदी के लिए कभी ख्याति रही फरीदाबाद की। यहाँ से आज भी सारे विश्व में मेहंदी एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन फरीदाबाद मेहंदी के साथ साथ एक बड़ा औद्योगिक शहर जाना जाता था। फरीदाबाद ना केवल देश का बल्कि एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में इसकी गिनती थी। फरीदाबाद में रहने वालों के लिए एक बड़ा नाम होता था कि ये फरीदाबाद में रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद से बड़े उद्योग पलायन कर गए, बड़े उद्योग बंद हो गए। यहाँ पर छोटी छोटी एंसिलरीज, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी वर्कशॉप रह गई, जिसकी वजह से फरीदाबाद पिछड़ता चला गया। ना केवल आर्थिक रूप से फरीदाबाद पिछड़ा, बल्कि यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। फरीदाबाद के मुकाबले हम देखें तो गुड़गांव, नोएडा जो कहीं नहीं थे, वो आज फरीदाबाद से बहुत आगे चले गए हैं। फरीदाबाद पिछड़ गया है। और जो भी राजनेता फरीदाबाद में चुनाव लड़ता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, सभी इस बात का एक वायदा करते हैं कि फरीदाबाद को हम फिर वही मुकाम दिलवाएंगे जो पहले था। फरीदाबाद उसी स्थान पर पहुंचेगा जो पहले था। फरीदाबाद को वही गौरव प्राप्त होगा जो पहले था। लेकिन सिर्फ ये चुनावी वायदों तक रह जाता है। फरीदाबाद में आज तक कोई मदर यूनिट नहीं लेकर के आ पाया। फरीदाबाद से औद्योगिक मंत्री भी रहे, फरीदाबाद से चाहे केंद्रीय मंत्री भी रहे, फरीदाबाद से और भी मंत्री रहे, हरियाणा में भी मंत्री, केंद्र में भी मंत्री, लेकिन फरीदाबाद में फिर भी कोई मदर यूनिट नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आज फरीदाबाद औद्योगिक रूप से नहीं उठ पाया। विजेंद्र जी, हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम समीकरणों पे बात करेंगे, तमाम चीजों पे बात करेंगे जिसको लेके फरीदाबाद की जनता के सरोकार जुड़े हुए हैं।
मेरा सवाल आपसे ये है कि जितना चाय की प्याली हमारी गर्म है, क्या इलेक्शन इतना गर्म हो चुका है फरीदाबाद में? नहीं, फरीदाबाद का इलेक्शन मतलब पहले ये माना जा रहा था कि अगर महेंद्र प्रताप जी की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो आज जो बीजेपी का कैंडिडेट है इतनी एक्सरसाइज नहीं करता। जो आम जो राजनीतिक लोगों की ये सोच है, महेंद्र प्रताप जी के आने के बाद में मतलब कृष्णपाल गुर्जर को आज मतलब ग्राउंड पे जाके वर्क करना पड़ रहा है और बहुत बड़े लेवल पे जाके करना पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत मतलब अलग बात है। और जहाँ तक बात महेंद्र प्रताप जी की बात है, देखो वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, सुलझ हुए पॉलिटिशियनों में उनकी गिनती होती है फरीदाबाद में। और जो महेंद्र प्रताप जी का इलेक्शन है आज की डेट में देखा जाए तो जिस तरह से वो जो फाइटर प्लेन टेक ऑफ करता है ना, सेम उसी स्थिति में टेक ऑफ किया है महेंद्र प्रताप जी का इलेक्शन। नो डाउट यहाँ पे कोई किंतु परंतु है ही नहीं, इलेक्शन उन्होंने उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि जो टेम्पो बन चुका है, इस टेम्पो को जो जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन तक बरकरार रखना है। क्योंकि आप जानते हो, देखो जो सामने जो भी लोग है वो भी कोई हल्का तो है नहीं, वो भी अब घुटमिट गए पूरी तरह से, केंद्र में मंत्री भी है और मतलब भारत में तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जीत ली है। तो ये अलग बात रही हो कि वो जीत चाहे मोदी के नाम पे रही हो, लेकिन जीत तो जीत है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। अब उनका जो कहना है कि भैया मैं तो पिछली बार 6 लाख से ऊपर ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, कितना मार्जिन कम हो जाएगा, तो ये तो पब्लिक है ना, ये पब्लिक अच्छे के पिलर को हिला देती है। इंदिरा गांधी जैसे को नहीं बख्शा, तो चलो वो तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आज की डेट में जो फरीदाबाद में मुकाबला बना हुआ है वो अपने आप में मतलब दर्शाता है कि मुकाबला बहुत भीषण होगा। भीषण मुकाबला बता रहे हैं विजेंद्र जी। संजय जी, मुकाबला तो हमेशा कड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि जब लोग वोट करने के लिए निकलते हैं तो उनको लगता है कि नेता हमारे सरोकारों की बात करे, और तमाम नेता सरोकारों की बात भी करते। सरोकार आखिर हैं कौन से? मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं फरीदाबाद सीट की, अगर क्योंकि पलवल भी और फरीदाबाद भी 4 सीटें पलवल की और 5 फरीदाबाद की आती है, और हम ये मान के चलते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती है, तो उसमें बीजेपी के विधायक भी ज्यादा हैं। ऐसे में जो मुद्दे हैं, और 10 साल लगभग हो चुके हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 10 साल हो चुके हैं स्टेट में बीजेपी की सरकार, उसके बाद फिर एंटी इनकम्बेंसी जो बन जाती है वो लहर है या वाकई में मुद्दे भी काम कर रहे हैं? देखो, मेरे नजर से 2 ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता का बीजेपी सरकार से मोह भंग होता मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें 2 जो सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, एक तो वो था कि ये फरीदाबाद हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया रहा था। कभी फरीदाबाद ने अपना पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई थी, और बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम यहाँ मदर यूनिट लाएंगे ताकि फरीदाबाद के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। ये तो वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन एक और बड़ी बात है कि पूरे फरीदाबाद को टोल टैक्स से चारों तरफ से घेर दिया गया। हम फरीदाबाद बड़ा मुद्दा है ये। मैं जनता के बीच में भी गया, लोगों का भी ये कहना था कि फरीदाबाद में बगैर टोल दिए आप एंट्री नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात लोगों का ये कहना है कि टोल भी दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो ये गुड़गांव वाला टोल है, जो गुड़गांव फरीदाबाद को जोड़ता है, यहाँ तो फास्टैग भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। हमने इसको लेके जो पूर्व परिवहन मंत्री थे और फरीदाबाद से विधायक भी हैं बल्लभगढ़ से, उनसे मूलचंद जी से हमने बात भी की थी। उस समय उन्होंने ये कहा था कि जल्दी ये फास्टैग हो जाएगा ताकि लोगों को जो आधा 1-1 घंटा लाइनों में लगना पड़ता है उससे निजात मिल जाए। डबा साहब, देखो, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हमें फरीदाबाद से दिल्ली जाना है तो टोल देना होगा, हमें फरीदाबाद से गुड़गांव जाना है तो टोल देना होगा। और देखो, अगर हमें फरीदाबाद से पलवल जाना, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पहले पलवल हुआ करता था, लेकिन इन्होंने वहां टोल लगाकर दोनों शहरों के भाईचारे को खत्म कर दिया। आज 170 रुपए का वहां से टोल है जहां हमें जाना पड़ता है। और जब पब्लिक इतना दुखी होती है, मतलब मुझे तो लगता है कि पब्लिक अपने दिल से और आत्मा से इन्हें गालियां देती है।
पलवल और फरीदाबाद के बीच में टोल लगाना, फिर उसके बाद हमें मथुरा जाना है, फिर वो कोसी बॉर्डर पर फिर एक और टोल से आपका सामना। ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए 2 बार से लगातार सांसद बनते हैं और पिछली बार तो इतनी बड़ी 6.5 लाख की जीत कम थोड़ी होती है, तो पब्लिक जिता तो रही है ना कहीं मन में पब्लिक के है तो सही ना, चाहे मोदी का चेहरा है या फिर बीजेपी का नाम है। देखो मेरे हिसाब से मोदी जी जिस एक परिप्रेक्ष्य में निकल कर आए, लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि ये देश का कुछ बहुत अच्छा ऐसा भला करेंगे, लेकिन भला क्या किया आप देख लो। 90 करोड़ लोगों को तो इन्होंने घर बिठा के राशन देना शुरू कर दिया। तो वो तो अच्छी बात है ना, कोई भूखा ना सोए। काम मत दो, राशन दे दो। उन्हें रोजगार की जरूरत है, लोग ये कहते हैं कि हमें रोजगार दो, लेकिन राशन देकर तो आप उन्हें खराब कर रहे हो ना। एक तरह से आप इस मुद्दे को देखिए कि आप उन लोगों 90 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, जो इन्होंने वादा किया था कि इतने लाखों नौकरी हम देंगे, वो कहाँ गई? वो भी तो इनको देना चाहिए था ना। और युवाओं में रोष है नौकरी को लेकर? युवाओं में बहुत ज्यादा रोष है। आप तो खैर अब जाते हो सब जगह, फील्ड में भी जाते हो, बहुत युवाओं से आपकी बात भी होती होगी, तो देखो आप पूछो उनसे, युवा अपने आप बोलेंगे, अपने दिल का दर्द बयां करेंगे। नहीं, आप पत्रकार हैं, फरीदाबाद को हाथ की हथेली की तरह आप पहचानते हैं क्या? फरीदाबाद क्या पूरे देश का ये हाल है? फरीदाबाद कोई अछूता थोड़ी है पूरे देश से, यहाँ भी वही हाल है। आप सब जगह हमारी बात होती है, बेचारे बहुत रोते हैं कि कोई रोजगार नहीं, और जो थे वो कोरोना काल में कितना बुरा हाल हुआ, उसकी पूर्ति उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। कितने रोजगार गए। सबसे बड़े मुद्दा ये भी है कि रोजगार नहीं है, और लोगों को मुफ्त राशन देकर इन्होंने मतलब एक तरह से ऐसी आदत डाल दी है, वो अफीम की आदत होती है ना, जो लोगों को खिला दो और मस्त रहो। मेरे ख्याल से तो वही है। लेकिन मुफ्त का तो सभी सहारा ले रहे हैं। देखिए दिल्ली में बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, महिलाओं के लिए बसों में सफर मुफ्त है, और कई राज्यों में ये शुरू बीजेपी ने भी किया है। लेकिन इसके साथ दिल्ली में मेडिकल और स्कूल भी तो देखो ना, एजुकेशन और मेडिकल, जो हमारे देश की 2 सबसे ज्यादा जरूरत है, मेडिकल और एजुकेशन, उस मुद्दे को भी आप देखो। वैसा करके क्यों नहीं दिखाते ये, फिर वो उसी मॉडल पर करके दिखा दें। ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। लोगों को कितनी दूसरी बार केजरीवाल सरकार क्यों आई दिल्ली में? मैं विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूं, ना किसी पार्टी से, पत्रकार होने के नाते हर पार्टी से हमारा संपर्क होता है। आप तो विश्लेषण कर रहे हैं ना, आप तो समीक्षा कर रहे हैं काम। विश्लेषण के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि एक केजरीवाल मॉडल पर ही करके दिखा दें, तो लोग इनसे बहुत खुश हो जाएंगे। भाई रोजगार तो दो आप, चलो रोजगार भी आप धीरे धीरे दोगे, कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन आप मेडिकल और एजुकेशन, इससे तो लोगों को जोड़ो। मुद्दे तो कई उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमने तो उज्ज्वला योजना लेके आए। देखिए उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो सदियों से जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी, आंखें खराब होती थी, उनको सिलेंडर दिए गए। आयुष्मान योजना लेके आई, उससे इलाज जो है लोगों का आसान हो गया करवाना। तमाम योजनाएं गिनवाई जा रही है, उसके बावजूद अगर रोष है तो वजह क्या है? देखिए डबा साहब, ये सरकार योजनाएं तो बहुत लेकर के आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो योजनाएं कितनी कारगर हैं। आयुष्मान कार्ड की जहां तक बात आती है, गरीब आदमियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए ताकि वो हॉस्पिटल्स में अपना मुफ्त इलाज करवा सके, उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लेकिन हरियाणा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मीटिंग करके और एक डिक्लेयर किया है, सार्वजनिक रूप से अखबारों में उन्होंने दिया, मीडिया में उन्होंने दिया कि आयुष्मान कार्ड से हम किसी का इलाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कहते हैं सरकार ने हमें जो मिनिमम पैसा देना था वो भी नहीं दे रही है। तो वो आयुष्मान कार्ड तो लोगों के बने या ना बने वो बेकार हो गए, क्योंकि उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है। अगर गैस की बात करें तो लोग कहते हैं जी भी गैस उन लोगों के पास नहीं थी जो बिल्कुल गरीब तबका था, और जो गैस पहले 400-500 रुपए की थी वो 1200 रुपए की होगी, तो गरीब तबका दोबारा सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रहा है। और दूसरी योजनाओं की बात करें, सरकार कहती है महंगाई बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। देखिए सरकार ने ये कहा कि ये पोर्टल की सरकार है, इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी, किसकी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पर है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हुआ उसका उलट। लोग प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए धक्के खाते रहते हैं लोगों को, जब तक जो है एक मोटी धनराशि ना दे दी जाए आगे सरकारी क्लर्कों को, तब तक उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती। ये लोगों के आरोप है, लोगों के आरोप है। और इस मामले में कई बार छापेमारी हुई है, कई बार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथे पकड़ा है, कई मामले पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री की सीएम विंडो पर इस बात की हजारों लाखों शिकायतें एक एक शहर से गई हैं। ये समस्या एक विधानसभा या एक लोकसभा की नहीं,
पूरे हरियाणा की ये समस्या है। तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन आप अगर फरीदाबाद में घूमने जाएंगे तो फरीदाबाद में कोई भी एक इकलौती सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो ठीक हो, जुड़ी हुई हो, जिसमें खड्डे ना हो, जिसमें दरारें ना हो, जहां गंदगी ना हो। इस स्मार्ट सिटी में 1 किलोमीटर की एक सिंगल सड़क जो वीवीआईपी सड़क है वो भी ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो और वहां गंदगी के ढेर ना हो। तो शहर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। विजेंद्र जी, 6000 इकाइयां हैं यहाँ पे, औद्योगिक इकाइयां। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, पूरे लोकसभा क्षेत्र में तो और होंगी, लेकिन फरीदाबाद जिले में 6000 के आसपास जो है वो औद्योगिक इकाइयां हैं। तमाम श्रमिक यहाँ काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट यहाँ रहते हैं। और फरीदाबाद के विकास का दावा तो जो है वर्तमान में जो एमपी है यहाँ से, उन्होंने कहा है कि जितना विकास पिछले 10 साल में फरीदाबाद का हुआ है उतना तो कभी शायद हुआ भी नहीं था और लोगों ने सोचा भी नहीं था। फिर उसके बावजूद अगर इतने मुद्दे हैं तो उसकी वजह क्या? देखो डवास जी, ये कुछ भी दावा करें वो अलग बात है, कहने में किसी का कुछ नहीं दिखता। असलियत में जो फरीदाबाद आज की डेट में है, वो जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने पलायन झेला है, जिन्होंने तकलीफें झेली हैं, उन लोगों का जो अपना परिश्रम है ना, आज फरीदाबाद उसकी वजह से है जो भी कुछ है। फरीदाबाद पहले इंडस्ट्रियल स्टेट होती थी, पूरे वर्ल्ड में नाम था फरीदाबाद का। अभी भी खैर जो चंद्रयान गया था अपना, उसमें फरीदाबाद का एक पुर्जा लगा था, उससे हमें भी बहुत फक्र महसूस हुआ कि हमारे शहर का उसमें कोई योगदान है। तो फरीदाबाद में ये जो सरकारें हैं ना, ये अपना श्रेय लेती रहे, लेकिन जो फरीदाबाद वासी हैं उनकी जो मेहनत है उसको आप कभी भी झुटला नहीं सकते। आज फरीदाबाद में आप जाओगे, जितनी भी बड़ी अब तो बड़ी इंडस्ट्री के नाम पे 2-4 रह गई हैं, बाकी तो सारी जो छोटी है ना वर्कशॉप टाइप है वो है, और वो भी सारी की सारी केवल और केवल मारुति पे डिपेंड है। आज मारुति या गुड़गांव से हिल जाती है तो फरीदाबाद का तो फिर वाली वारिस है नहीं। अब उसके बाद आप आ जाओ फरीदाबाद, उसके बाद पहले इंडस्ट्रियल हब होता था, अब फरीदाबाद को एजुकेशन हब बनाया गया। तो फरीदाबाद को एजुकेशन हब किसी सरकार ने नहीं बनाया, फरीदाबाद के अपने जो लोग थे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। आज मानव रचना है, मानव रचना यूनिवर्सिटी उसका अपना नाम है, वो किसी की मेहनत नहीं है, उसकी खुद की मेहनत है उस आदमी की। आप उसमें अब फरीदाबाद मेडिकल हब बन चुका है। फरीदाबाद में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट का क्या योगदान है उसमें? जो है उनका पर्सनल, जो है सब कुछ पर्सनल है उनका। मतलब इग्नोर औद्योगिक दृष्टिकोण से एक विकसित जिला होने के बावजूद सरकार की ओर से उद्योगों को ही जो है नजरअंदाज करने की कोशिश की, आप ये कहना चाहते हो? सबसे बड़ी बात ये, फरीदाबाद को एक मदर यूनिट की डिमांड अब से नहीं हो रही, बरसों से होती आ रही है। क्यों नहीं भाई, फरीदाबाद में क्यों नहीं? जो यहाँ से अपना जेसीबी भी उठ के गई थी, जयपुर चली गई, ये तो शुक्र है प्रबंधकों का कि उन्होंने फरीदाबाद में अपने आप को थोड़ा भी टिकाए रखा। जेसीबी भी चली जाती तो फरीदाबाद आधा कोलैप्स कर जाता है। मारुति के साथ आज कुछ हो जाए, चलो सोनीपत चली गई, हमारा ही अपना स्टेट का शहर है, ठीक है, बढ़िया है। अगर यही उठ के गुजरात चली जाती मारुति तो फरीदाबाद का कोई बाली बारिश नहीं था। फरीदाबाद में तो वो हालात हो जाते हैं कि यहाँ ये देखो इंडस्ट्रियल शहर है, और यहाँ पे जो लोग हैं मैक्सिमम जो है वो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, मतलब पूरा इंडिया इसमें बसता है फरीदाबाद में। इसको मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। तो फरीदाबाद में जो मेहनत है वो हमारे अपने लोगों की है। पहले कुछ वर्क हुआ था, इंडस्ट्रियल शहर इसको बनाया गया था, लेकिन वो पीछे सब कुछ भग गया। आइसर भग गई, कैलविनेटर भग गई, सब भगा के यहाँ से इंडस्ट्री को क्यों नहीं रोका गया? विजेंद्र जी कह रहे हैं इंडस्ट्रीज लगातार औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं और उनको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा। लेकिन संजय जी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों, जो आम शहरी है, उनको बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं भी पड़ता है। इसके अलावा जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं जिसको लेके लोग रोजाना बात करते होंगे, आप लोगों के बीच में रहते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। कुछ ऐसा भी होगा, लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये काम हुआ है, वो उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से भी देखते होंगे। पलवल की भी 4 सीटें हैं इस लोकसभा में, वहाँ का अगर हम समझने की कोशिश करें समीकरण राजनीतिक तरीके से, या इस
इलेक्शन के दृष्टिकोण से। तो पलवल किस तरह से देख रहा है फरीदाबाद के लोकसभा सीट में, क्योंकि 4 सीटें उनकी भी। देखो, पलवल एक डिस्ट्रिक्ट बना था, भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया था पलवल को डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर थी, मौजूदा सरकार लगातार 10 साल से हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है, लेकिन वो विकसित नहीं कर पाई उसको, जैसा एक जिले का स्वरूप होता है उसका उस तरह का वो स्वरूप। आज भी आप देखो वहाँ इतना ट्रैफिक है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी के ढेर हैं, और सेम वही पोजीशन हमारे फरीदाबाद में भी है। स्मार्ट सिटी तो फरीदाबाद को बनाया है, बजट भी खर्च किया है, अब वो बजट कहाँ खर्च किया या तो वो अधिकारी बताएंगे या नेता बताएंगे, धरातल पर हमें वो काम दिखाई नहीं देते। आप देखिए ना, स्मार्ट सिटी में गंदगी सिटी बन के रह गई, कूड़ा सिटी बन के रह गई है। एक मुद्दा यहाँ के कॉरपोरेशन को लेके, नगर निगम को लेके भी उठा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उसमें तमाम चीजें सामने आई, उसके बाद शायद कार्रवाई भी हुई है, शायद उसके दफ्तर में भी आग लग गई थी उस समय। इन चीजों का भी जनता के बीच में, क्योंकि अब पुराना हो गया, याद रहती है लोगों को ये चीजें। देखो, मुद्दे तो जो धरातल पर दिखाई देते हैं, लोग कहीं ना कहीं उससे याद रखते हैं। बिल्कुल करप्शन हुआ, फाइलें बनी, पैसे खाए गए, लेकिन काम नहीं हुए, सारा मामला गोलमाल हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक। हालांकि दिखावे को कार्रवाई भी हुई, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी हुई, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इन बातों को याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो विकास के मुद्दे को लेकर ये आए थे, उस विकास में आज ये कहीं बैठे या टिकते दिखाई नहीं देते। आप आज सड़कें देखो, दमीजा जी ने जैसे कहा, विजेंद्र जी ने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी के ढेर है, मतलब कोई ऐसा काम हमें दिखाई नहीं देता जो हम फक्र से कह सके कि हाँ ऐसा ये काम हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो लोगों में एक विचारधारा रहती है कि यार ये तो केवल बातें बातें हैं, काम कुछ नहीं है। काम के नाम पर हमें ऐसा कोई दिखाए, आप जहां हम बैठे हैं आप देखो, टूटी हुई सड़कें, कहने को ग्रेटर फरीदाबाद है ये, लेकिन यहाँ विकास देखो, टूटी सड़कें, धूल मिट्टी उड़ रही है। आप लीजिए ना सर, लीजिए, चाय पे चर्चा है तो कुछ खाने का भी लीजिए ना प्लीज। तो ऐसा हमें कोई दिखाई दे नहीं रहा जिसमें हम कह सके कि हाँ कोई ऐसा काम हुआ है। अच्छा, चर्चा के आखिर में अगर हम आए, और लोग जो जानना चाहते हैं, जिसको लेके उत्सुकता है, क्योंकि अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव, वोटिंग होनी है और उंगलियों पे शाई लगनी है, वो शाई जो है, उस शाही की टक्कर कितनी मजबूत होने जा रही है इस बार। जो कैंडिडेट मैदान में है, जननायक जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है, कांग्रेस की इनेलो ने भी उतार रखा है, कांग्रेस की तरफ से, बीएसपी की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से भी है। मुकाबला क्या लग रहा है, किस किस के बीच में, कैसा, कितना आसान लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है? देखो, यहाँ 5 दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, इनेलो और जेजेपी। लेकिन मुख्य तौर पर जो मुकाबला है वो केवल कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रहा है। दोनों कदावर नेता हैं, वो बीजेपी से बड़े नेता हैं, लगातार 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, और जहां तक महेंद्र प्रताप की बात करें तो वो भी एक अनुभवी पुराने नेता हैं, उन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस है। और पार्टी ने बाकायदा जो उनके हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने उनको मनाकर चुनाव मैदान में उतारा है कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट बनो। लेकिन मुकाबला इन दोनों का बहुत टफ है, सीधे तौर पर इन दोनों के बीच मुकाबला है। बाकी वो 3 दल हैं, वो अपने जगह बेचारे संघर्ष, लेकिन विरोध भी तो हुआ ना। आप महेंद्र प्रताप को टिकट मिली, टिकट मिलने के बाद उनको विरोध भी, अपनी पार्टी के लोगों से विरोध झेलना पड़ा, तो ये भी तो नुकसान ही करता है ना। केवल विरोध, उसको विरोध नहीं कह सकते, वो ठीक है, अपने मन की भावना है। करण दलाल टिकट में लाइन में थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन बाद में आज करण दलाल ने महेंद्र प्रताप के पक्ष में बहुत बड़ी सभा की है पलवल में, और बहुत कामयाब सभा के तौर पर उसको देखा जा रहा है। वो विरोध नहीं है, वो उनके अपने मन की एक टीस कह सकते हैं कि यार टिकट मुझे नहीं दी, लेकिन आज वो उनके साथ डोर टू डोर कर रहे हैं, पूरा उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मतलब मुझे कांग्रेस में, अब विरोध के नाम पर बीजेपी में मन से साफ है बिल्कुल। अब देखो, मन की बात तो वही बताएंगे कि अंदर तक मन तो जब पता चलेगा जब डिब्बे खुलेंगे। उससे पहले कोई नहीं बता सकता। नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल सबसे आखिर में, वही मुकाबला। देखिए, जैसा अभी संजय कपूर जी ने कहा, फरीदाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कृष्णपाल जी 10 साल से यहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी 5 बार विधायक रहे हैं,
कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, दोनों ही मजबूत नेता हैं और दोनों ही एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, दोनों ही गुर्जर बिरादरी के नेता हैं। तो गुर्जर बिरादरी का इस बार बहुत बड़ा योगदान होगा जीत और हार कराने में। वो बिरादरी कहाँ जाती है, क्योंकि दोनों बिरादरी के कद्दावर नेता हैं। अब बिरादरी जगह जगह इन बात की पंचायतें चल रही हैं कि किसको समर्थन दें, किसके साथ जाएं। गांवों में ये पंचायतें लगातार चल रही हैं। दोनों ही नेता अपने पक्ष में पंचायतों को मनाने में लगी हैं कि इस बार हमारा साथ दो। मतलब महत्वपूर्ण बातें जो है ना वो चर्चा के आखिर में निकल के आ रही है। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का हम जवाब देते रहे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लगभग 4 लाख वोट हैं गुर्जर समुदाय के। सबसे ज्यादा वोट जाट और गुर्जर समुदाय के हैं, दोनों के लगभग बराबर वोट हैं। और ये गुर्जर समुदाय अब ये तय करेगा कि वो किसके साथ जाएं, उसी के हार जीत में बड़ा योगदान होगा। वो आखिर परिणामों पर बड़ा असर डालेंगे। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, लोगों की मांगों की, तो देखिए ये नहीं है, ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में रहा है। महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस में मंत्री रहे, हुड्डा जी की भी कांग्रेस में सरकार रही। भ्रष्टाचार उस वक्त भी कम नहीं था, भ्रष्टाचार तब भी था, भ्रष्टाचार आज भी है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है लगातार, कोई भी सरकार रही हो। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। मदर फरीदाबाद में बड़ा कारखाना लाने की मांग पुरानी है, कांग्रेस सरकार में भी ये मांग रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यही मांग है। कांग्रेस के नेता भी चुनावों में ये कहते थे कि हम बड़ा कारखाना लाएंगे, एक मदर यूनिट लाएंगे, फरीदाबाद को एक पुराना उसका दर्जा देंगे, लेकिन कोई भी आज तक मदर यूनिट नहीं ला पाया, कोई बड़ा कारखाना नहीं आया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों पर बड़ा असर डालेंगे। अब रह जाती है बात जीत हार की। देखिए, फरीदाबाद में नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे, उनका कितना असर होगा, कांग्रेस से कौन बड़े केंद्रीय नेता आएंगे, इनके समर्थन में कौन जब जनसभा करेगा, उनका कितना असर होगा, ये बातें, क्योंकि अब 10-12 दिन का समय रह गया है, बड़े नेताओं पर भी बड़ा असर होगा कि कौन सा नेता किसके पक्ष में आता है और कौन कितना असरदार नेता। विजेंद्र जी, नेताओं के आने पे भी असर होता है पब्लिक पे। पब्लिक समझती है कि कौन किसके समर्थन में आके जनसभाएं और वोट मांग के या वोट की अपील करके गया है, और उस भाषण में जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो जनता के लिए काफी महत्व रखती है हमेशा से ही। एक बड़ी अजीब सी बात इस इलेक्शन में आई, महेंद्र प्रताप की उम्र को लेके सवाल उठाया गया कि उम्र ज्यादा हो गई है, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो 100 मीटर में मेरे साथ भाग के दिखाए, फिर मैं मानता हूँ ये 100 मीटर की रेस बना दिया है इलेक्शन को। मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि 100 मीटर की रेस तक की बात आ गई। नहीं, देखो इसमें ये महेंद्र प्रताप जी अगर इस उम्र में 100 मीटर की दौड़ की बात कर रहे हैं, ये कहीं तक मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये चुनाव है और चुनाव में हमको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, पब्लिक की क्या डिमांड है वो सबको देखना पड़ेगा। डबा जी, इसमें ये जो लोकसभा क्षेत्र है ना फरीदाबाद है, अभी तक सब ने एक ट्रेंड बना लिया कि गुर्जर सीट है, ये जाट सीट है। ये 23,38,000 वोटर हैं इसमें, और उसमें से आप जब देखेंगे ना जो प्रवासी भारतीय हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो यहाँ का वोटर है वो एक इतनी बड़ी संख्या में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2029 में जब परिसीमन होगा ना, ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आप देख लेना, ये प्रवासियों की सीट बन जाएगी। ये सब भूल देंगे कौन गुर्जर है, कौन जाट है, कौन क्या है, ये प्रवासियों की सीट बनेगी फरीदाबाद। और विधानसभा क्षेत्र तो फरीदाबाद में कई ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो प्रवासी हैं वो निर्णायक सिद्ध होते हैं। NIT ले लो आप, है तिगाम विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा हिस्सा है प्रवासियों का। बड़कल में है, आप बल्लभगढ़ में चले जाओ, जो फरीदाबाद की सीटें हैं 5 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां पे प्रवासियों का दबदबा है। और 2029 में आप देख लें लोकसभा भी प्रवासियों की बनेगी। है बात ये है कि देखो अब हमारा ये चुनाव है, चुनाव में हमें सभी फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है? और जो एक वोटर है ना, आज मैं अभी तक मैं गांवों की जो सीटें हैं वहां पे नहीं जा सका हूं, लेकिन जो शहर की सीटें हैं वहां पे मैं 5 की 5 घूम लिया हूं, और वहां पे एक अजीब सी आवाज अब लोगों के मुंह से निकलने लग गई है जो कि खतरे की घंटी बन सकती है। अब वोटर चुपचाप से ये कह देता है, कान में जब 100 बातें हो जाती है ना, कह रहे भैया सड़क भी टूटी पड़ी है, गंदगी भी है, नाली भी है, सब कुछ है,
वो कहता चुपचाप से भाई साहब केंद्र में कौन सी सरकार आ रही है। जो केंद्र की सरकार का जो विषय इशू है ना, वो बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। और ये जो प्रवासी वोटर है ना, जो चुपचाप बैठा हुआ है, ये आप देखना इतनी बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव में कि सारे समीकरण बदल देगा। जी, फरीदाबाद लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट बन चुकी है और मुद्दे यहाँ पर इतने हैं कि सरोकारों से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, कौन नेता उनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। संजय कपूर जी, नवीन धमीजा जी और विजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ थे और तीनों इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये फरीदाबाद को या फरीदाबाद की राजनीति की नस को पहचानते हैं, लोगों को जानते हैं, यहाँ पर उनके मिजाज को जानते हैं। इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेबाक बोलते हैं तीनों पत्रकार और तीनों ने अपनी टिप्पणियां रखी। इन पत्रकारों की टिप्पणियों पर हमें आपकी टिप्पणियों का बेहद इंतजार रहेगा, क्योंकि आज का ये शो महत्वपूर्ण हुआ है, मुद्दे डिस्कस हुए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फरीदाबाद से इस बार क्या होने जा रहा है। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फरीदाबाद में क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़े मुद्दा ये भी है कि रोजगार नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, तो शहर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या रंग दिखाई दे रहा है? ये सरकार योजनाएं तो बहुत लेकर के आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। धरातल पर हमें वो काम दिखाई नहीं देते। तो ये तो पब्लिक है ना, ये पब्लिक अच्छे अच्छे के पिलर को हिला देती है।